दोस्तों नमस्कार, मैं अमित वर्मा और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इशू पॉडकास्ट विद अमित वर्मा में। और आज आपकी मुलाकात मैं करवाने जा रहा हूं मिसेस ईवा सिंह पटेल जी से। ईवा सिंह जी, आपका मेरे शो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भैया आपका मुझे अपने शो में बुलाने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी और अच्छा लगेगा जब हम आगे की बात करेंगे। और कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ भैया, आप कैसे हैं? नहीं, हम तो एवरग्रीन रहते हैं, न सूखे सावन न हरे भादों, हमेशा एवरग्रीन। बस आपको अपनी सेहत की थोड़ी ध्यान देने की जरूरत है ना। बिल्कुल। स्वास्थ्य ही परम सुख है, ऐसा मैंने सुना है। बिल्कुल बिल्कुल। और काफी चर्चाएं मैंने सुनी है कि भाई आपने किताबें लिखी, आपके प्रोग्राम्स चलते हैं, तो एक एक करके हम लोग सब पे बात करेंगे। तो ईवा सिंह जी, पहले आप ये बताइए कि क्या शुरुआती दौर रहा आपका, क्या क्या एजुकेशन आपने गेन करी? देखिए, शुरुआती मेरी जो प्रारंभिक पढ़ाई है वो रायबरेली से हुई है जी। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग दिल्ली से किया है। ओके। और पोस्ट पीजी की भी पढ़ाई मेरी दिल्ली से हुई। ओके। और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ मैं। ओके, चलिए। और इस समय किसी डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं आप? हाँ, इस समय मेरे पास 2 पद हैं, जहाँ पे मैं एक सीनियर एडवाइजर के रूप में यूपी में भी काम कर रही हूँ। ओके। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मैं सीनियर एडवाइजरी कमेटी मेंबर हूँ, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया में। और इंटरनेशनल उसमें मैं इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ वुमेन टेक में। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप बधाई की पात्र हैं। धन्यवाद। महिलाएं काफी आगे तक जा रही हैं, लेकिन कहते हैं महिलाओं के आगे बढ़ने के पीछे पुरुषों का हाथ है, क्या ये सत्य है? बिल्कुल बिल्कुल, वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है, लेकिन हाथ तो है। और मैंने ये भी सुना है कि आप एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं और आपने शादी एक मेडिकल ऑफिसर से की। हाँ बिल्कुल, मतलब उन्होंने मुझसे करी है। उन्होंने मुझसे, मतलब ये आप ये कहना चाहती कि आपने उनसे नहीं करी, उन्होंने आपसे करी? जी जी। अच्छा अच्छा। लेकिन अक्सर मैंने देखा कि डॉक्टर से, इंजीनियर से, एडवोकेट से, पुलिस वाले पुलिस से, है ना, करते हैं। खैर, कहाँ तक सफल होती, कहाँ तक असफल होती, मैं इसका वो लगाने वाला कौन हूँ। लेकिन चलिए, जब आपने शादी करी, सफल हो ही रही, आपने कभी सोचा था लाइफ में कि मेरी शादी मेडिकल ऑफिसर से होगी? देखिए अमित भैया, अगर शादी की बात करते हैं तो मेरे माता पिता ने ये भी बताया था कि शादी पहले तो एक इंसान से होनी चाहिए जी। और उसके बाद फिर प्रोफेशन मैटर करता है। सत्य। तो एक इंसान के रूप में तो मुझे भगवान से भी अच्छे पति मिले हैं, इसकी तो मैं खुद ही साक्षी हूँ। आज 11 वर्ष हो गए हैं मेरी शादी को, और एक अच्छा सामंजस्य, एक अच्छा तालमेल है हमारे बीच में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लाइफ में आदमी कहते हैं कि जो सोचता है वो कभी नहीं होता, इसको मानती हैं? बिल्कुल। ऐसा क्यों होता है, मालूम आपको? मैं बहुत ज्यादा इसका वो तो नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं कहूँ कि एक आदमी जो सोचता है वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि सोचता कुछ और है, चाहता कुछ और है, करता कुछ और है, इसलिए होता कुछ और। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहती हैं आप? हाँ बिल्कुल, होता है। बहुत सी परिस्थितियां ऐसे जीवन में आ जाती हैं जहाँ पे आपके द्वारा कहा गया कथन सही हो जाता है। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि मेरे द्वारा सही हो गया तो मैं भविष्यवक्ता हूँ। चलिए, कुछ और दूसरी बात करते हैं। ये बताइए कि आपने माननीय राज्यपाल जी आनंदीबेन पटेल जी, श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी पर कोई बुक लिखी, क्या लिखा है बुक में आपने, और कैसे लिखा? आपका दिमाग में कैसे आया कि बुक लिखी जाए उन पर? देखिए अमित भैया, लिखने का शौक मुझे बचपन से ही था। चलिए, पहले छोटे छोटे वाक्य लिखती थी, और लिखना कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक बहुत प्रोफेशनल या बहुत अनुभवी राइटर हूँ, लेकिन छोटी छोटी चीजों को शब्दों में पिरोना और उनको पढ़ना, ये मेरा शौक है। चलिए, बड़ी अच्छी। और ये चूंकि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मैम मेरी प्रेरणा स्रोत भी हैं, तो उनके जीवन को बहुत गहराई से मैंने 2010 से देखना शुरू किया। 2010। और चूंकि मैं गुजरात सरकार के साथ भी कुछ समय तक मैंने काम किया है, तो वहां पे उनके व्यक्तित्व को और अच्छी तरीके से मैंने समझा, जाना, तो वो मेरी प्रेरणा स्रोत डे बाय डे और बढ़ती ही गई। कोविड के टाइम में फिर मैंने उन पे किताब लिखना शुरू किया। जो मतलब ऐसी कौन से उनके कर्म थे या उन्होंने जो काम किए हैं, तो वो कौन से ऐसी चीज थी जिन्होंने आपको प्रेरित किया? सबसे पहली चीज है, चूंकि वो एक महिला है। जी, और आप भी महिला हैं। बिल्कुल।
जी जी हर महिला के जीवन में बहुत सी परिस्थितियां समान होती हैं। उन समान परिस्थिति में भी जब आप असामान्य रूप से राजनीतिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में और घरेलू क्षेत्र में उच्च स्तर पर परफॉर्म करते हैं, जी जी तो वो फिर आपके लिए हमेशा प्रेरणा ही बन जाती है। सही कहा आपने। बुक में आपने क्या क्या दर्शाया है? बुक में देखिए, प्रारंभिक उसमें तो उनका व्यक्तिगत जीवन, क्योंकि वो अपने पिताजी से बहुत प्रभावित रही हैं, वो जी। गांधीवादी विचारधारा को मानते थे जी और उसी का प्रभाव उनके व्यक्तित्व में भी देखा गया है। इसके बाद चूंकि वो बहुत ही अच्छी स्टूडेंट रही हैं, और सबसे अच्छी चीज ये थी कि जब वो गांव में, जैसे स्कूल में उनकी प्राथमिक शिक्षा हुई थी, जी कुछ कक्षाओं में वो एक अकेली बालिका रही थी। अच्छा जी, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज हो जाती जी, है कि बिल्कुल। गांव में हम अक्सर देखते हैं, अगर लड़के हैं या लड़कियां बिल्कुल स्कूल नहीं जा रही हैं, तो पेरेंट्स को उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हमें भी अपनी बेटी को भेजना चाहिए। आज माननीय राज्यपाल जी की उम्र लगभग कितनी होगी? आज वो 85 साल की हो गई। 85 साल की जी। होगी। इसका मतलब जब वो पढ़ी होंगी तो प्राथमिक विद्यालयों में ही पढ़ी, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? और प्राथमिक विद्यालयों से बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई की, जी, मैं भी गया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। प्राथमिक विद्यालय से हमारे देश के साइंटिस्ट कलाम जी, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मतलब लाल बहादुर शास्त्री, लगभग वही विद्यालय ही थे, बिल्कुल, उन्हीं में बिल्कुल लोग सही पढ़ते कह थे। रहे हैं। तो आज सरकार उन प्राथमिक विद्यालयों का विलय भी कर रही है या विद्यालयों को कुछ मर्जर कर रही है, उस पर कुछ कहेंगे आप? देखिए, विद्यालयों की अगर बात देखी जाए और तुलनात्मक रूप से अगर हम देखते हैं, जी जी तो आज भी हमारे पास ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जी जिनको प्राइवेट विद्यालय को वो बहुत आराम से मानते रहे, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो सत्य चाहे है। गुजरात। मैं मानूंगा। और वहां पे आज भी अगर आप यूपीएससी की टॉपर लिस्ट उठाएंगे, जी तो प्राइवेट स्कूल के पढ़े बच्चे बहुत कम मिलेंगे और ज्यादा से ज्यादा सब सरकारी स्कूल से ही पढ़े। बिल्कुल 100% मैं बात मानूंगा, 110% जी, मैं जी, आपकी बात मानूंगा। प्राइवेट स्कूल अब कहना नहीं चाहिए, जी जी। वास्तव में शोषण का अड्डा है। देखिए, मैं इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन चूंकि मैं खुद सरकारी विद्यालय से पढ़ी हूँ, तो मैं एक बात जरूर कहूंगी कि हीरे तो हमारे सरकारी स्कूल ही हीरे, है। ये तो सत्य है। मैं इस बात को 100% मानूंगा, बल्कि 110% कि हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं वो कुछ इस तरीके से पढ़ाते हैं बच्चों को कि वो तराश के हीरे ही निकालते हैं। बिल्कुल। मैंने बहुत लोगों को देखा, आजादी से लेकर अब तक जितने नेता ब्यूरोक्रेट्स तैयार हुए हैं सब सरकारी विद्यालय से पढ़े। तो आनंदीबेन पटेल जी पे आप और कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, आनंदीबेन पटेल जी की अगर मैं बात करती हूँ तो वो एक बहुत ही असाधारण महिला है जी। उनके अगर क्षेत्र देखे जाए तो उनका राजनीतिक अगर हम करियर देखते हैं, जी जी परिवार में कोई भी राजनीति में कभी नहीं था, विचारधारा गांधी जी की फॉलो की करी जाती थी जी। लेकिन राजनीति में कोई नहीं था। वो पहली महिला थी अपने परिवार से जो राजनीति में उतरी जी। और बहुत सफल, मतलब गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें जाना जाता है। जी जी। और अभी राज्यपाल में भी देखा जाए तो हमारे भारत में भी उत्तर प्रदेश में ही एक ऐसी राज्यपाल का पद है जो महिला ने ले रखा है। बड़ी अच्छी बात है। आपका राज्यपाल जी से कोई व्यक्तिगत ताल्लुकात है? आप उनसे प्रभावित हो कि आपने बुक लिखी? वरना भारत में राज्यपाल तो इतने हैं। देखिए, व्यक्तिगत ताल्लुकात यही है कि वो एक महिला है, मैं भी एक महिला हूँ, और एक महिला का महिला के जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। महिलाएं तो बहुत सारी हुई हिंदुस्तान में, जी जी। है ना, जो राष्ट्रपति तक गई, है ना। इस समय राष्ट्रपति जो माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, हाँ, बिल्कुल। उनसे भी आप कहीं ना कहीं तो प्रभावित हुई, बिल्कुल, उनसे भी हम प्रभावित हैं, है ना। और इसके पहले भाई जैसे उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर रही जी जी जी, माननीय सुश्री मायावती जी, भी रही, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। उनसे आप प्रभावित नहीं? नहीं, उनसे भी मैं प्रभावित हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने इन पे किताब लिखी है तो मैं और महिलाओं से प्रभावित नहीं हूँ, लेकिन इनको मैंने बहुत करीबी से जाना। इनके गांव में गई हूँ, गुजरात को बहुत करीब से देखा है, जिन विभाग में वो मंत्री रही हैं उन विभाग की कार्यशैली को देखा है, उन योजनाओं को देखा है, उनका क्रियान्वयन कैसे हुआ है, और महिलाओं के क्षेत्र में तो उन्होंने बहुत ही मतलब असामान्य काम किया है। मैं 2-4 काम चाहूंगा मेरे दर्शकों को बताएं जिन्होंने काम किया। देखिए, जब वो गुजरात सरकार में मंत्री थी तो सबसे पहला उन्होंने कैंसर स्क्रीनिंग पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया, खास तौर पे महिलाओं के लिए।
ओके महिलाओं का आयोग में आरक्षण के लिए उन्होंने काम किया है। जी जी इसके अलावा उन्होंने आयोग की स्थापना उन्हीं के ही मंत्री उसमें रही है। अच्छा गुजरात जी जी जी। अच्छा आपने बताया कि श्रीमती आनंदीबेन पटेल राज्यपाल तो हुई एक गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित क्योंकि देखिए मैं कोई पत्रकार तो नहीं हूं लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो जिस पार्टी से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल वो शायद गांधीवादी विचारधारा को नहीं मानते उनकी विचारधारा अलग है लेकिन जो राज्यपाल है वो गांधीवादी विचारधारा पे है इस पर आप क्या कहें? देखिए इस पर मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर हम उनके कार्यों को देखते हैं जो उन्होंने गुजरात सरकार में मंत्री के तौर पर और मुख्यमंत्री के तौर पर किए हैं और जो राज्यपाल के तौर पे वो उत्तर प्रदेश में कर रही है तो उनके आधार पर अगर हम मूल्यांकन करेंगे तो वो बिल्कुल गांधीवादी विचारधारा को फॉलो करेंगे। चलिए मैं आपकी इस बात को फॉलो करूंगा। मेरा अगला सवाल इसी से संबंधित है। कहते हैं कि जो देश का प्रेसिडेंट होता है द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है ना तो अगर इसी प्रकार अगर हम राज्यपाल भी समझे तो वो प्रदेश का पहला नागरिक है। जिस प्रकार राष्ट्रपति को कहते हैं रबर स्टैंप होता है तो गवर्नर भी तो रबर स्टैंप है। गवर्नर भी राजनीतिक या इन सब मामलों में सरकार को क्या हस्तक्षेप कर सकता है या करता है? इस पे भी मैं यही कहना चाहूंगी कि उनके कार्यों का अगर मूल्यांकन किया जाए जी तो फिर हमें अपने किए गए सवाल का जवाब तो मिल जाएगा। वो देखिए एक मुख्यमंत्री के कार्य अलग होते हैं एक गवर्नर के कार्य अलग होते हैं है ना। गवर्नर जैसे हाई कोर्ट के जजों को ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह जो भी होते हैं या कुलपति को नियुक्त करना सरकार को मतलब सरकार जो होती है उसकी सलाह पे काम करती है ना। तो चूंकि अगर राष्ट्रपति रबर स्टैंप है तो राज्यपाल भी रबर स्टैंप है तो क्या राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए ऐसे कौन से कार्य कर सकता है जो महिलाओं को प्रभावित करते हैं? सारे आप कार्य कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम पद की बात करते हैं तो चाहे वो राज्यपाल हो चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो इन सब का उल्लेख हमारे भारत के संविधान में बिल्कुल है और पूरा देश हमारा संविधान पे ही टिका और उसी से चल रहा है और उसी पे ही चल रहा है। जी जो हमारे बाबा जी भीमराव अंबेडकर साहब ने जब संविधान लिखा था तो उसमें सबसे पहले यही लिखा था वी द पीपल ऑफ इंडिया। बिल्कुल तो यानी संविधान पे चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे राज्यपाल हो लेकिन उसको चयन निर्धारित कौन करता है आप और हम जैसी जनता। बिल्कुल तो इस पे प्रश्न उठाने का कोई मुझे नहीं लगता है कि प्रश्न उठाने का हक खैर मुझे किसी के ऊपर नहीं लेकिन चूंकि राज्यपाल की नियुक्ति और केंद्र सरकार ही करती है। चलिए ये एक राजनीतिक मुद्दा इसको हम यही छोड़ते हैं ना। अब हम दूसरे मुद्दे पे आते हैं। आपने एक बुक वो आपका एक कार्यक्रम है घर आई नन्ही परी या मेरे घर आई नन्ही परी? घर आई नन्ही परी। आपके घर नन्ही परी आ ही चुकी मुझे लग रहा है नन्हा पर आया है। हाँ, मेरा बेटा है ना। चलिए हो सकता है भविष्य में नन्ही परी भी आए। तो ये जो आपका कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या है? देखिए सबसे पहले इसका उद्देश्य यही है कि हमारे समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच में जो भेदभाव है सबसे पहले उसको हटाना है। अब भेदभाव किसी भी उसमें आ सकता है मानसिकता में आ सकता है शिक्षा में आ सकता है स्वास्थ्य में आ सकता है रोजगार में आ सकता है और आपको आगे बढ़ने में अगर बाधाएं मिल रही तो वो भी सत्य भेदभाव तो सदियों से था और सदियों तक ही रहेगा। ऐसा नहीं है। अगर हम पुराने दौर से और आज के दौर को तुलना करते हैं तो प्रभाव तो है सुधार भी है लेकिन अगर हम ये कहें कि बराबरी का दर्जा है तो वो अभी नहीं। ये तो सत्य। तो आपने मेरे घर आई नन्ही परी प्रोग्राम आपका पूरे प्रदेश में ही ऑल इंडिया चला? देखिए हम लोगों ने इसकी शुरुआत गुजरात से ही करी थी। अच्छा। सारी गांव से किया था हमने और गुजरात में भी हमने 3 जिले किए हैं। फिर उत्तर प्रदेश में हमने 28 जनपद। बड़ा काम किया आपने। अभी तक तो हमने किया है। नहीं काम बड़ा है वजन है आपके शरीर के हिसाब से तो कम वजन है। तो ये बताइए जैसे आप ये कार्यक्रम चला नहीं इसमें आप महिलाओं की शिक्षा पे जोर देती होंगी और स्वास्थ्य पे जोर देती होंगी। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी बेटी और माँ के स्वास्थ्य पे है उसके बाद हम शिक्षा पे
शिक्षा और उसके बाद हम रोजगार पे आते हैं जी। और उसके बाद कैसे उनको अच्छे पदों पे लाया जा सके उससे बड़े अच्छे काम कर रही हैं। और इसमें क्या मतलब कुछ इकोनॉमिकल भी मदद करती है बच्चे बच्चियों को? बिल्कुल। अच्छा, सरकार जी हमने देखिए अभी तक अगर हम उत्तर प्रदेश और गुजरात की बात करें जी। तो गुजरात में हमने कम से कम 18 महिलाओं को रोजगार दिया है बहुत बढ़िया काम किया। और यूपी की अगर हम बात करते हैं तो कन्नौज में हमने बच्चों के लिए कंपटीशन की लाइब्रेरी वहाँ पे खोली है जिसका बहुत बढ़िया। उद्घाटन खुद माननीय समाज कल्याण के मंत्री असीम मलिक सर आए थे करने के लिए। जी जी, मैंने देखा। और मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल मंत्री महोदया आई थी, वहाँ पे हमने 3 रेवेन्यू मॉडल रखे थे जी। सब महिलाओं के लिए, जी, जिसमें हमने ऑटोमेटिक सिलाई मशीन दी थी, उसका पूरा प्रशिक्षण दिया था। पहले पूरी पंचायत को एनालाइज किया था कि उनके गांव की जो इनकम है वो कहाँ जा रही है। अच्छा। और उसके बाद फिर उस इनकम को हमने रोक करके, जी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चाहे पंचायत हो चाहे गाँव हो, बिल्कुल आपकी आय बाहर नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको 6-7 महीने हमें लग गए थे, लेकिन जब वो एनालाइज करके हमने उस इनकम जो वो बनारस में जा करके या दूसरी जगह जा करके दे रहे थे, जी जी, क्योंकि उनके पास भी रीजन था, क्योंकि गांव में ऑप्शन ही नहीं थे, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो बाहर जाके अपना खर्च करते थे, तो उसको हमने फिर गांव में किया। बहुत अच्छा काम किया आपने। मतलब सिलाई कढ़ाई इसमें आपने सब कुछ इंक्लूड कर देखिए, दिया। और सिलाई कढ़ाई हमारा वो फोकस नहीं था कि हमें काली वाली मशीन चाहिए। जी जी काली वाली मशीन आज के ऐसे। दौर की अगर हम बात करेंगे तो वो फिर कपड़े को जोड़ती है, जी लेकिन डिमांड क्या है आज की डेट में? डिजाइनर कपड़ों की डिमांड है, बिल्कुल। आज की डेट में अच्छे क्राफ्ट वर्क की डिमांड है, तो हमारा उस पे फोकस है। इसलिए हमने वहां पे जो मशीन दी थी उसकी लागत ही 1 लाख के आसपास की थी। अच्छा जी, लेकिन उस मशीन से फायदे ये थे कि अगर हमने ऑनलाइन कोई प्रिंट देखा, उसको आपने सेव कर लिया, मशीन पूरा डिजिटल थी, तो वो तुरंत आपके कपड़ों पे ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देगी। क्या बात तो इससे प्रशिक्षण में थोड़ा सा आया था कि महिलाएं इतनी अनुभवी नहीं होती हैं, जी। हफ्ते 2 हफ्ते प्रशिक्षण के बाद, लेकिन जब वो जो गांव के लोग जा करके बाहर, क्योंकि वहां पे उनको ज्यादा अच्छा कढ़ाई बुनाई वाले कपड़े मिल रहे थे, जी जी तो वो जब लौट के गांव में आकर के उन सिलाई केंद्रों पे इन्वेस्ट करने लगे, जी, तो रोजगार का भी सृजन हुआ, साथ में उनकी एक बौद्धिक विचारधारा भी बदल गई। बदल गई। बिल्कुल सही, अच्छा काम किया। आप जो काम कर रही हैं तो बड़े सराहनीय कार्य है, इससे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। ईभा जी से प्रेरणा लेनी चाहिए, महिलाओं के लिए इतने कार्य कर रही हैं और इनको फॉलो करना चाहिए, इनसे सीख लेनी चाहिए। तो जैसा कि लगभग उत्तर प्रदेश की पूरी कैबिनेट ही आपको जानती है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इनके हाथ कानून से ज्यादा लंबे हैं। मैंने तो सुना है कि पुलिस वालों के हाथ कानून के हाथ होते हैं, उनके लंबे हैं, लेकिन गलत है। ईभा जी के हाथ कानून से ज्यादा लंबे। नहीं, ऐसा आपने इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, उसके लिए तो खैर में मुझे बहुत उत्साहवर्धन मिला। लेकिन अमित भैया, मेरा एक अनुभव ये था कि जब मैंने ये कार्यक्रम शुरू किया था, मैं किसी को भी नहीं जानती थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि अगर कार्यक्रम में हमें किसी मंत्री को बुलाना है या किसी उच्च स्तरीय इंसान को बुलाना है तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है। और मुझे आज भी याद है, हमारे पहले कार्यक्रम में ही केंद्रीय मंत्री आए। क्या बात, मतलब केंद्रीय मंत्री को पंचायत में लाना बड़ा काम। ये मतलब बड़ा काम तो है ही, लेकिन उनकी भावनाएं वहां पे जब संतुष्ट हुई, जी ये मेरे लिए ज्यादा बड़ा काम लगा। जी जी जी। अच्छा, कौन सी मंत्री आई थी? अनुप्रिया पटेल जी हमारे कार्यक्रम में आ चुकी हैं, अच्छा। असीम अरुण सर हमारे कार्यक्रम में आ जी। चुके हैं, और अब तो ऐसा स्तर है कि कुछ जिलाधिकारी भी डायरेक्ट पार्टिसिपेट करने। बिल्कुल, मतलब आप सीधे केंद्रीय मंत्रालय तक मैम की पहुंचे, मतलब पीएमओ कह सकते हैं, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, है ना। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। मतलब आपकी पहुंच है तो ये भी समझ जाइए कि हम भी पहुंच ही सकते हैं। बिल्कुल। खैर, मुझे कोई नहीं जानता, मुझे वही लोग जानते हैं जो मेरे दर्शक हैं। आप ये कार्यक्रम कर रही हैं, बहुत ही अच्छा है। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप कार्यक्रम करती है, इसमें पैसा आप खुद लगाती, सरकार लगाती, या कोई फंडिंग करता है, कैसे काम देखिए, करती? शुरुआती दौर में तो मैंने 1 साल अपने ही सैलरी से इसको वो किया था। मेरे एक सहकर्मी हैं सचिन जी, हम लोगों ने आपस में मिलकर के ही अपनी सैलरी का पार्ट से इसको इन्वेस्ट किया था। चलिए, बहुत फिर अच्छा। इसके बाद जब हम गुजरात से कनेक्ट हुए थे, तब हमें गुजरात से फंडिंग मिली। चलिए, बहुत अच्छा। अभी चूंकि हम सरपंचों के साथ काम कर रहे हैं, तो ये रहता है कि कुछ शेयर हम अपना कर देते हैं, कुछ शेयर वो अपना कर देते हैं, तो धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट आ जाता है। तो सरपंच की ग्रामीण क्षेत्र के प्रधान जी जी, प्रधान। अच्छा कमाते हैं।
देखिए कमाने और उस पे मेरा ध्यान केंद्रित नहीं है, लेकिन अगर विकास की बात करें तो मेरे पास आज ऐसे सरपंच हैं जो अपनी पंचायत के लिए सच में उन्होंने विकास के तौर पे देखा जाए तो बहुत अच्छा काम किया, जी। बहुत ही अच्छी बात है भाई। काम करने के लिए ये त्रिस्तरीय व्यवस्था करी गई बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। और बाकी शोषण कहाँ नहीं, कमाता कौन नहीं जी। है ना। तो इस पर मुझे कुछ नहीं कहना। आप भी कमाइए, आप भी कमाइए, बिल्कुल सरपंच लोग कमाएं भाई। कमाओगे तभी वो पैसा मार्केट में लगाओगे तभी आगे बढ़ेगा, है ना। तो इनफ्लो आउटफ्लो बना रहना चाहिए। तो अभी मैंने सुना है कि आपका कार्यक्रम कुछ सरपंच संवाद होने वाला है। देखिए सरपंच संवाद ये एक भारत सरकार के भारतीय गुणवत्ता परिषद के चेयरमैन है अक्षय शास्त्र, ये जी। उनका विजन। उनका तो 2023 में उन्होंने एक राष्ट्रीय स्तरीय कमेटी बनाई थी जिसमें मैं सबसे युवा उसमें कमेटी मेंबर हूँ। जी जी। तो ये उनका विजन है, तो ये बेसिकली सरकार के है। अच्छा अच्छा, तो मतलब आपका इससे कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल लेना देना है। बट ये जैसे नन्ही परी मेरा खुद का इनिशिएटिव है। जी जी जी। ये सरकार। अच्छा, ये नन्ही परी आप अभी सिर्फ 28 जिलों में, आपका उद्देश्य लगभग आर यूपी एक घर कवर करें। बिल्कुल, देखिए एक पंचायत कवर हम करना चाहते हैं और अभी भी उसी उद्देश्य से उसी रूपरेखा से जी। चलिए, मेरी दुआएं आपके साथ हैं और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। हो सकता है उम्र में भी आप छोटी ही हो हमसे, है ना। और बाकी पूरा संसार तो आपके साथ है ही है। और चूंकि आपके पास फंडिंग भी इतनी, भाई चूंकि सरकारी एजेंसी से आप जुड़ी है तो सरकार जानती है, सरकार अपने आप में एक बैंक है, चाहे वो मनी बैंक कह लीजिए, चाहे पावर बैंक कह लीजिए, है ना। तो आपके पास फंडिंग आती है, कभी मुझे भी जरूरत पड़ी तो मैं भी, दर्शकों याद रखना, मैम से मुझे अगर कभी मनी की जरूरत पड़ी तो मैम देखिए बोल दीजिए कैमरे पे। देखिए भैया, मेरा अनुभव अभी यही कहता है, अगर आपका उद्देश्य क्लियर है और आप क्षेत्र में सच में काम करना चाहते हैं तो आपको लोग मदद करने के लिए अपने आप ही आएंगे। सच कहा। बस वही रहता है कि एक बार आपको चलना पड़ेगा, आपके पीछे आपका कारवा कब तैयार हो जाएगा आपको पता ही नहीं। क्या हम वो दरिया हैं जिन्हें अपना हुनर मालूम है, जब जिधर भी चल पड़ेंगे। मैं एक ऐसा दौर था जब हमने 2020-21 में जब इससे शुरुआत किया था नदी परी को, तब हम सरपंच या प्रधान को फोन करते थे, हम ऐसा करना चाह रहे हैं आपकी पंचायत में। और आज मुझे ऐसा लगता है 3500 सरपंच से मैं जुड़ी हूँ। क्या बात। और आज मुझे हर दिन सरपंच मुझे खुद फोन करते हैं कि मैम आपका नदी परी हम अपने गांव में लागू करते हैं, हम पंचायत में लागू करते हैं, आप आएंगी हमारे यहाँ। मतलब तो आप इतनी दूर पहुंच कैसे जाती? पहुंचना बड़ा मुश्किल काम रहता है। देखिए अभी भैया कहीं ना कहीं एक समय का उचित प्रबंधन हर कार्य के लिए बहुत जरूरी होता है। मैं एक व्यक्तिगत बात बताऊंगी कि मैं लखनऊ में 10 साल से हूँ और लुलु मॉल और पैलेसियो मॉल में सिर्फ एक बार, मैं भी एक बार, मुझे दूसरी बार जाने की इच्छा नहीं होती है। सही हाँ, मैं भी नहीं गया हूँ। अगर लेकिन मुझे आप कहेंगे या मेरा कोई सरपंच या प्रधान कहेगा कि मैम आप हमारे यहाँ पंचायत आ जाइए, तो जो समय लोग मॉल में या मूवी देखने में बिताते हैं, मैं वही समय पंचायत। नहीं, ये तो आपका काम सराहनीय है कि आप कहते हैं ना कि लोग अपने लिए जी रहे हैं, आप औरों के लिए जी रही, पूरे जमाने के लिए जी रही। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी कि मेरे जितने भी प्रधान सरपंच भाई बहन हैं और गाँव के लोग हैं, उनसे मुझे एक अच्छा सहयोग, क्योंकि उनके सहयोग के बिना तो हम अगला कदम बढ़ा ही नहीं सकते। जी जी बिल्कुल। इतने फोन कॉल्स रिसीव कैसे कर लेती हैं आप? देखिए मेरे साथ मेरे सहकर्मी हैं जो कि सीईओ है सचिन जी, तो उनके साथ काफी मदद मिलती है। इसके अलावा हमारी टीम के 10 लोग हैं, बाकी सरपंच तो नहीं हमारी टीम के अंदर। अच्छा, हाँ, सरपंच भी काम करते होंगे भाई आपके लिए। आपको किसी ने फोन किया कि मैम मेरठ में मुझे काम कराना है, प्रोग्राम स्टार्ट करना है, आप मेरठ पहुंच जाएंगी? देखिए सबसे पहले अगर कोई मुझे फोन करता है तो मैं पहले 1 महीने तक उनकी पंचायत का एनालिसिस करती हूं। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है कि आपके यहाँ महिलाएं बेटियों की स्थिति क्या है, आप खुद कितना जागरूक हैं, क्योंकि आपका हमसे ज्यादा जागरूक होना बहुत जरूरी है। तो ये मेरे लिए, तो मैं पहले देखती हूँ, फिर क्षेत्र हम ढूंढते हैं किस क्षेत्र में, क्योंकि सरकार ने हर प्रबंधन कर रखा है, हर चीज के लिए आपको फंड मिलता है, हर चीज के लिए आपको सहयोग मिलता है। तो अगर उस सहयोग में कमी आ रही है तो कहाँ आ रही है? तो हमारा भी टोटल फोकस ये रहता है कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो पूर्ण रूप से पंचायत में क्रियान्वित हो, हाँ, उनका लाभ लोगों को मिल रहा है, नहीं मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिल रहा है तो क्या रीजन, बिल्कुल उनको सॉल्व किया जाए। बिल्कुल अच्छा काम कर रही है आप। और कुछ अगर आप मेरे दर्शकों को बताना चाहें?
कि इसी प्रोग्राम के बारे में या भविष्य में कोई नया इनिशिएटिव आपको स्टार्ट करना है, तो उसके बारे में आप मेरे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए अभी तो हमारा यही चल रहा है क्योंकि 5 साल तो हो गए हैं हमारे इस इनिशिएटिव से, जी जी लेकिन हम बस यही चाह रहे हैं कि हमारे गांव से अच्छी बेटियां निकले, जी उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले और वो एक देश की सबसे जिम्मेदार। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने देखा ही हमारे देश में ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ना, उसमें भी महिलाओं ने देखी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे बड़ा गर्व हुआ कि देखिए एक हिंदू एक मुस्लिम महिला ने देखिए देश का नाम रोशन किया विश्व पटल पे। तो दर्शकों, ये इभा सिंह पटेल जी के साथ ये आज की बातचीत बड़ी अच्छी रही और मैं चाहता हूँ कि जहां तक ये आवाज पहुंचे वहां तक आपका प्यार आना नहीं रुकना चाहिए, है ना। ज्यादा आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा, मैं समझ जाऊंगा कि मेरी आवाज वहां तक पहुंच। चलिए कोई बात नहीं, डिस्टरबेंस होता रहेगा, हम अपना काम करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।